इस वीडियो में हम यह पता करना सीखेंगे कि दी गई दो रेखाएं लंबवत हैं या समांतर हैं। तो देखिए, दो रेखाएं लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर तब होती हैं जब उनके मध्य का कोण 90 डिग्री होता है, यानी कि cos ऑफ थीटा बराबर 0 हो, यानी कोण का cos 0 के बराबर आ रहा होता है। तो यदि हम यह पता कर लें कि cos ऑफ थीटा 0 के बराबर कब आ रहा है, तो उस स्थिति में रेखाएं लंबवत होंगी। अब समान रूप से यदि sin थीटा 0 के बराबर आ रहा होता है तो रेखाएं समांतर यानी कि पैरेलल होती हैं। तो देखिए, रेखाएं समांतर तब होती हैं जब sin थीटा 0 हो, यानी रेखाओं के मध्य का कोण 0 हो, और रेखाएं लंबवत तब होती हैं जब रेखाओं के मध्य का कोण 90 डिग्री हो या cos ऑफ थीटा 0 आ रहा हो। अब यह सोचिए कि हम cos थीटा और sin थीटा कैसे ज्ञात करेंगे। हम यह कैसे पता लगाएंगे कि ये दोनों चीजें 0 के बराबर कब आती हैं। तो इसके लिए हम इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं जिसको हमने पिछली वीडियो में सिद्ध कर रखा है। तो cos ऑफ थीटा बराबर मापांक यानी कि मॉड में a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 भाग में वर्गमूल a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर गुणा वर्गमूल a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। और यहां पर ये मान क्या होते हैं, a1 b1 c1 तो रेखा 1 के दिक् अनुपात यानी कि डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, और a2 b2 c2 रेखा 2 के दिक् अनुपात होते हैं। किंतु हमें यहां पर यह पूरी चीज ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। हमें cos ऑफ थीटा के लिए यह हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो वह स्थिति चाहिए जब cos ऑफ थीटा 0 के बराबर हो। तो आइए हम इसे 0 के बराबर कर देते हैं। अब देखिए, cos ऑफ थीटा 0 के बराबर तब होगा जब यह अंश यानी कि न्यूमरेटर 0 के बराबर हो। तो यहां पर केवल अंश को चुनना ही काफी होगा। इसका मतलब है cos ऑफ थीटा 0 तब होगा जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 के बराबर हो। तो अब हमें इस पूरी चीज को ज्ञात करने की बजाय a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इसका मान ज्ञात करके इसे 0 के बराबर कर देना है। और यदि यह 0 के बराबर है, इसका मतलब cos ऑफ थीटा बराबर 0 होगा और ये रेखाएं लंबवत होंगी। तो अब हमें यह प्रतिबंध मिल गया है, और यदि हम इस प्रतिबंध की जांच करते हैं और यह सत्य आ जाता है तो इसका मतलब है कि रेखाएं लंबवत होंगी। अब हम इसी प्रकार का एक प्रतिबंध समांतर रेखाओं के लिए भी ज्ञात करना चाहते हैं, और इसके लिए हमें यहां पर थोड़े बदलाव करने होंगे। हम cos थीटा से sin थीटा बनाने का प्रयास करेंगे, और जब sin थीटा आ जाएगा तो उसको 0 के बराबर रख देंगे। तो यदि आप इसे एक बार स्वयं से करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसे स्वयं से करने का प्रयास कीजिए। अब आइए इसे कर लेते हैं। तो cos ऑफ थीटा बराबर यदि यह है तो sin थीटा का मान हम इस सर्व समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। तो आइए इसका वर्ग कर लेते हैं। तो हमें मिलेगा 1 माइनस यहां पर अंश का वर्ग और बट्टा हर का वर्ग। तो ये वर्गमूल यहां से हट जाने वाले हैं। अब चलिए लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि एलसीएम ले लेते हैं। तो sin स्क्वायर थीटा बराबर यहां पर देखिए यह हर आ गया है, और अब इस 1 के स्थान पर यह हर आ जाने वाला है, जो कि है a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर गुणा में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, और माइनस अब यहां पर यह अंश आ जाने वाला है, जो कि है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का वर्ग। अब हमें इस संपूर्ण के लिए हल करने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो बस यह sin थीटा 0 के बराबर चाहिए। तो इसका मतलब हम केवल अंश यानी कि न्यूमरेटर को देखेंगे। तो चलिए अंश का विस्तार कर लेते हैं। तो यहां पर 3 गुणा 3 यानी कुल मिलाकर 9 पद आने वाले हैं। तो ये 9 पद आ गए हैं, और माइनस हम इस वर्ग का विस्तार कर लेंगे। तो यहां पर हमें 6 पद मिलेंगे। तो इसका विस्तार हम x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर से कर सकते हैं। तो हमें ये 6 पद मिल जाएंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। और इसका विस्तार हमने वितरण गुणधर्म यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से किया है। तो अब देखिए 9 पद माइनस में 6 पद हैं, तो इनमें से कुछ पद आपस में कट रहे होंगे। तो चलिए उन्हें देख लेते हैं। यहां से हमें a1 स्क्वायर गुणा a2 स्क्वायर करने से a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर मिला है, और यहां से भी हमें a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर मिला हुआ है। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। इसी प्रकार b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर, और यहां पर भी b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर है, तो ये दोनों भी कट जाएंगे। और देखिए c1 स्क्वायर c2 स्क्वायर, और यहां पर भी c1 स्क्वायर c2 स्क्वायर हैं, तो ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे। तो ये 3 पद तो कट गए हैं। अब हमारे पास 6 पद माइनस में 3 पद हैं। तो देखिए अब क्या बचा है, a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर a2 स्क्वायर। तो यहां पर हमें एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। आगे देखिए प्लस a1 स्क्वायर c2 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर c2 स्क्वायर
प्लस C1 स्क्वायर B2 स्क्वायर। तो देखिए यहां पर A व B हैं, उसके बाद में देखिए A व C हैं, और उसके बाद में देखिए यहां पर B व C हैं, और माइनस में देखिए 2 गुणा A व B, फिर प्लस 2 गुणा B व C, और प्लस 2 गुणा C व A। अब क्या इन पदों का समूहीकरण करने के लिए आपके पास में कोई तरीका है? तो देखिए हम यहां पर एक सर्वसमीका यानी कि आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy का उपयोग कर सकते हैं। तो इसे यदि हम पहला पद कहते हैं और इसे हम दूसरा पद कहते हैं, तो देखिए इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग माइनस 2 गुणा इन दोनों पदों का गुणनफल लिखा हुआ है, तो यह x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि यह लिखा जाएगा a1b2 माइनस a2b1 का होल स्क्वायर, प्लस में इसी प्रकार आ जाएगा यहां पर b1c2 माइनस b2c1 का होल स्क्वायर, और प्लस इसी प्रकार c1a2 माइनस c2a1 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए हमारे पास में 3 चीजों का वर्ग है और इनका योग किया जा रहा है। अब यह कब 0 होगा? तो हमारे सामने प्रश्न है कि यह अंश 0 के बराबर कब आता है। तो एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसके बारे में सोचिए। तो देखिए जब भी हमारे पास वर्गों का योग दिया गया होता है तो वह लगभग हमेशा धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होता है, क्योंकि किसी चीज के वर्ग सदैव बड़े या बराबर 0 होते हैं, यानी कि यह बड़ा या बराबर 0 है, यह भी बड़ा या बराबर 0 है, और यह भी बड़ा या बराबर 0 है, किंतु इन तीनों का योग हमें ठीक 0 के बराबर दिया गया है। तो यह तभी हो सकता है जब ये तीनों अलग अलग 0 के बराबर आ रहे हों, यानी कि यह 0 के बराबर हो, यह भी 0 के बराबर हो, और यह भी 0 के बराबर हो, अर्थात a1b2 माइनस a2b1 बराबर b1c2 माइनस b2c1 बराबर c1a2 माइनस c2a1 बराबर 0 हो, यानी कि ये तीनों स्वतंत्र रूप से 0 के बराबर आ रहे हों। तो अब हमारे पास में 3 समीकरण हैं, यह 0 के बराबर है, यह भी 0 के बराबर है, और यह भी 0 के बराबर है। तो देखिए जब यह 0 के बराबर होगा तो हमें मिलेगा a1b2 बराबर a2b1। इसी प्रकार जब यह 0 के बराबर है तो हमें मिलेगा b1c2 बराबर b2c1, और जब यह 0 के बराबर है तो हमें मिलेगा c1a2 बराबर c2a1। तो आइए अब इन तीनों को हम पुनर्व्यवस्थित करके लिख लेते हैं। तो यहां से तो हमें मिलेगा a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2, यहां से हमें मिलेगा b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, और यहां से हमें मिलेगा c1 बट्टा c2 बराबर a1 बट्टा a2। तो ये 3 हमें मिल जाएंगे, और यहां से देखिए a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 है, जो कि c1 बट्टा c2 के बराबर भी है, यानी कि असल में ये तीनों बराबर आ रहे हैं। तो इतनी मेहनत के बाद हमें यह प्रतिबंध मिला है कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। और यदि आप ध्यान से सोचेंगे तो यह चीज अर्थपूर्ण भी है। हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के लिए उनके दिक अनुपात यानी कि डायरेक्शन रेशियोज समानुपात अर्थात प्रोपोर्शन में होते हैं। तो यदि पहली रेखा के दिक अनुपात 1, 2 व 3 है और दूसरी रेखा के दिक अनुपात 2, 4 व 6 हैं, तो ये दोनों रेखाएं निश्चित रूप से ही समांतर होंगी। तो इस तरह हमने लंबवत व समांतर रेखाओं के लिए प्रतिबंध प्राप्त कर लिए हैं। आइए अब अभ्यास करते हैं और इन्हें लागू करने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर देखिए ये 2 प्रश्न हमारे पास में है। पहला प्रश्न है, दर्शाइए कि बिंदुओं 1, -1, 2 और 3, 4, -2 से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं 0, 3, 2 और 3, 5, 6 से होकर जाने वाली रेखा के लंबवत है। और दूसरा प्रश्न है कि दर्शाइए कि बिंदुओं 4, 7, 8 और 2, 3, 4 से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं -1, -2, 1 और 1, 2, 5 से होकर जाने वाली रेखा के समांतर हैं। तो एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और इन्हें स्वयं से करने का प्रयास कीजिए। तो अब हमारा पहला काम होगा कि हम इन रेखाओं के दिक अनुपात पता कर लें। तो देखिए रेखा 1 के दिक अनुपात हो जाएंगे, यहां पर 3 - 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 माइनस में -1 यानी कि 5 और -2 यानी -4। तो ये रेखा 1 के दिक अनुपात आ गए हैं जो कि इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजर रही है। अब देखिए रेखा 2 के दिक अनुपात आ जाने वाले हैं, 3 - 0 यानी कि 3, 5 - 3 यानी 2, 6 - 2 यानी कि 4। अब चलिए देखते हैं कि ये दोनों रेखाएं लंबवत हैं या समांतर हैं, और हमें दर्शाना है कि ये दोनों रेखाएं लंबवत हैं। तो इसके लिए आइए हम इनका गुणा कर देते हैं। तो 2 गुणा 3 6 होता है, 5 गुणा 2 10 होता है, -4 गुणा 4 -16 होता है,
यानी A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 बराबर होगा 6 प्लस 10 माइनस 16 है, जो कि 16 माइनस 16 आ जाएगा, जो कि 0 के बराबर होता है। तो इसका मतलब है cos ऑफ थीटा 0 के बराबर है और ये दोनों रेखाएं लंबवत हैं। तो ये रेखाएं तो लंबवत है। अब चलिए दूसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। तो यहां पर हमें दोनों रेखाओं को समांतर दर्शाना है। तो आइए रेखा 1 के दिक् अनुपात पता कर लेते हैं। तो वे आ जाएंगे 4 माइनस 2 यानी कि 2, 7 माइनस 3 यानी कि 4 और 8 माइनस 4 यानी कि 4। तो इसके दिक् अनुपात हैं 2, 4 व 4। अब इसी प्रकार रेखा 2 के दिक् अनुपात आ जाने वाले हैं -1 यानी कि -2, -2 यानी कि -4, 1 -5 यानी कि -4। तो ये है -2, -4 व -4। तो देखिए दोनों रेखाओं के दिक् अनुपात हैं 2, 4, 4 व -2, -4, -4। तो ये समानुपात यानी कि प्रोपोर्शन में है। इनमें से एक दूसरे का ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव है। तो हम इन्हें लिख सकते हैं 2 बट्टा -2 बराबर 4 बट्टा -4 बराबर 4 बट्टा -4 बराबर -1। तो चूंकि ये समानुपात में है, हम कह सकते हैं कि रेखाएं समांतर हैं। तो आइए कुछ और प्रश्न करते हैं। तो देखिए यह प्रश्न कहता है, दर्शाइए कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं। और इसी प्रकार से यह दूसरा प्रश्न है, P का मान ज्ञात कीजिए यदि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं। तो एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और इन्हें स्वयं से करने का प्रयास कीजिए। अब चलिए पहला प्रश्न कर लेते हैं। तो इन रेखाओं के लिए दिक् अनुपात होने वाले हैं 7 - 5 1 और 1 2 व 3। तो अब यदि ये रेखाएं लंबवत हैं तो इनके लिए A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 बराबर 0 आना चाहिए। तो वह आ जाएगा, देखिए 7 गुणा 1 प्लस -5 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 3। तो यह बनेगा 7 - 10 प्लस 3, जो कि 10 - 10 हो जाएगा, जो कि 0 के बराबर आने वाला है। यानी कि ये रेखाएं लंबवत हैं। अब इस दूसरे प्रश्न में हमें पहले से ही बता दिया गया है कि ये दोनों रेखाएं लंबवत हैं और हमें P का मान यहां से ज्ञात करना है। अब यहां पर हमें थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि काटते रूप यानी कि कार्टेशियन फॉर्म में रेखा का समीकरण x - x1, y - y1, z - z1 इस रूप में आता है। अर्थात यहां पर x, y व z के गुणांक 1 होते हैं। किंतु इस स्थिति में ऐसा नहीं हो रहा है। तो हम पहले x, y व z के गुणांक यहां पर 1 बनाकर इसे आगे हल करेंगे। तो देखिए पहली रेखा आ जाएगी x - 1 बट्टा -3, यानी कि यहां पर x का गुणांक 1 बनाने के लिए हमने अंश व हर में -1 से गुणा कर लिया है। बराबर यहां पर देखिए हमने अंश व हर में 7 से भाग कर लिया है, ताकि y का गुणांक 1 बन जाए। तो यह आ गया है y - 2 बट्टा 2p बट्टा 7 और बराबर यह तो एकदम सही है, यानी कि z - 3 बट्टा 2, क्योंकि यहां पर z का गुणांक 1 ही है, तो हमने इसको ऐसे का ऐसा ही लिख लिया है। अब देखिए दूसरी रेखा का समीकरण आ जाएगा यहां पर x - 1 बट्टा -3p बट्टा 7, यानी कि हमने यहां पर अंश व हर में -7 से भाग कर लिया है। बराबर y - 5 बट्टा 1, यह तो ऐसे का ऐसा ही है, क्योंकि यहां पर y का गुणांक 1 है और बराबर यहां पर हमने अंश व हर में -1 से गुणा कर लिया है, जिससे कि z का गुणांक 1 बन गया है और यह z - 6 बट्टा -5 आ गया है। तो अब हमारे पास रेखाओं के समीकरण भी हैं। तो आइए इनके दिक् अनुपात देख लेते हैं। तो वे आ जाएंगे -3 2p बट्टा 7 व 2 और यहां पर आ जाएंगे -3p बट्टा 7 1 व -5। तो अब देखिए यदि ये दोनों रेखाएं लंबवत हैं तो इनके लिए A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 बराबर 0 आएगा। तो चलिए इनका गुणा कर लेते हैं और P में एक समीकरण बना लेते हैं। क्योंकि ये दोनों रेखाएं लंबवत हैं तो इनके लिए यह सत्य होगा, यानी कि -3 गुणा -3p बट्टा 7 प्लस 1 गुणा 2p बट्टा 7 प्लस 2 गुणा -5 बराबर 0 होगा। अब आइए इन्हें सरल कर लेते हैं। तो -3 गुणा -3p बट्टा 7 यानी कि 9p बट्टा 7 और प्लस में 2p बट्टा 7, यह 11p बट्टा 7 बन जाएगा और प्लस 2 गुणा -5 यानी कि -10, जो कि इस पक्ष में आकर +10 हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 11p बट्टा 7 बराबर 10, यानी कि p बराबर आएगा 10 गुणा 7 बट्टा 11। तो p बराबर हमें 70 बट्टा 11 मिलेगा, यानी p का वह मान जिसके लिए ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत है वह 70 बट्टा 11 आ जाने वाला है।